हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। विराज, हमारी 4 तारीख की फ्लाइट है। हमारे पास 3 ही दिन बचे हैं। तुम एक काम करो, माँ जी को आज ही वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। पैकिंग करते हुए अपर्णा ने अपने पति विराज से कहा तो विराज बोला, हाँ पढ़ना, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। तुम जल्दी से माँ के कपड़े बैग में रखकर और माँ को लेकर बाहर आ जाओ। मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। ये बोलकर विराज बाहर निकल गया तो अपर्णा अपनी सास राधा के पास आकर बोली, अम्मा जी, हम विदेश जा रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी साथ ले जाएंगे। इसीलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे राधा क्या ही बोल सकती थी। इसीलिए चुपचाप वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। तो विराज उन्हें लेकर वृद्धाश्रम चला गया। वृद्धाश्रम पहुंचकर विराज रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी माँ के लिए एडमिशन के लिए बात करने लगा। तो उस लड़की ने कहा, देखिए सर, हमारी मैडम फिलहाल यहाँ पर नहीं है। वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है और उनके आने पर ही आपकी माँ का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो विराज गुस्से में बोला, देखिए मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूँ। इसीलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहते हैं तो मैं अभी के अभी 2 लाख का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माँ जी को यहाँ रख लीजिए। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, अरे सर, मैं आपको एक बार कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। वो मैडम इस वृद्धाश्रम की संचालिका हैं और उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर से आइएगा। कल शाम तक मैडम वापस लौट आएंगी। ये सुनकर विराज बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी विदेश की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज़ मैम, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये बातें चल ही रही थी कि इतने में विराज का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसके बॉस का फोन था। हेलो जी सर। विराज ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, मिस्टर विराज, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल के ज़रिए भेज देंगे। जी जी सर, मैं अभी कर देता हूँ। विराज ने हड़बड़ाते हुए कहा तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर विराज, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको। इससे पहले कि विराज अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा विराज अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी राधा भी व्याकुल हो उठी। विराज ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियाँ, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है मैम, प्लीज़ कुछ कीजिए। आप वृद्धाश्रम के मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है। मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी। तभी 20-22 वर्ष का एक नवयुवक उनके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। पवन, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो। बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ। ये कहकर पवन तो वापस अंदर चला गया, लेकिन ये सुनकर विराज आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर विराज, यदि आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। देखो मिस्टर विराज, मैंने बोल दिया है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो रूम नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर विराज बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ पवन ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतज़ाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में बाथरूम है।
इतना कहकर पवन कमरे से बाहर निकल गया तो विराज वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो राधा साथ में लाई अपने बैग खोलकर बैठ गई और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने तुम्हारी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसीलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक खाते रहूंगी। तुझे पसंद है ना बेटा, अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के लिए वक्त कहाँ था। बेटे का कोई जवाब न पाकर राधा फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तुझे अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देती हूँ। ना जाने इसके बाद कभी ये सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका गला भर आया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर राधा अपने बेटे को खिलाने लगी तो विराज गुस्से से बोला, क्या है माँ, आपको तो कोई काम है नहीं, मुझे अभी बहुत से काम निपटाने हैं, आप ही खाइए आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर राधा थोड़ा सा सहम सी गई और चुपचाप वो पराठे वापस अपने बैग में रख लिए। बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे देखकर राधा फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। ये बोलकर राधा वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत में खो गई। 20 वर्ष की राधा जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। उसके अतिरिक्त उसके 2 जेठ और जेठानी भी थे, परंतु दोनों जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाते थे, इसीलिए जेठानी पर सास की धौंस बिल्कुल नहीं चलती थी। ले देकर सास का हुक्म राधा पर ही चलता था। राधा का पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, इसीलिए कुछ खास नहीं कमा पाता था। घर का खर्च ससुर और दोनों जेठ की कमाई से ही चलता था। इन सब के कारण राधा की हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु राधा की कोख अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले उसे भांज होने के ताने देने लगे। आखिरकार विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राधा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी शायद भगवान को भी बर्दाश्त नहीं थी। उनका बेटा अभी 2 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। राधा अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननद और नंदोई ने भी अपना अलग घर बना लिया। राधा और उसके बेटे को बोझ समझकर सब लोग अपनी अपनी ओर चले गए। राधा अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद राधा ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और अपनी पसंद की लड़की अपर्णा से शादी कर ली। अपर्णा मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। वो दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाती, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। ये सब राधा को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे। बहू को समझाने लगती तो 2 टूक जवाब सुनने को मिलता और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। अब अपर्णा के मायके वाले कनाडा में शिफ्ट हो गए, तो अपर्णा ने भी रट लगा ली कि उसे भी कनाडा में जाकर वहीं बसना है, वहां की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। तो विराज भी यहाँ से दुगुनी तनख्वाह के लालच में विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। अपर्णा और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन विराज अपनी माँ के लिए चिंतित हो गया कि माँ को अकेले कहाँ छोड़े। विराज को चिंतित देखकर अपर्णा ने कहा, अरे विराज, तुम क्यों चिंता में बैठे हो? मैं तो कहती हूँ कि माँ जी के लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वो क्या करेंगे हमारे साथ विदेश जाकर?
तुम परेशान होने के बजाय अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावनाओं में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। विराज को भी यही ठीक लगा और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माताजी। पवन की आवाज से राधा वर्तमान में लौटी और बैठकर चाय लेते हुए अपने बेटे विराज से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी ले। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की पड़ी है। आज अगर पूरा काम करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी। और यहाँ इंटरनेट की रेंज पहुँच ही नहीं पा रही। पता नहीं ये वृद्धाश्रम वालों ने भी अपने नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझती कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को सहारा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये एक तरफ वृद्ध आश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है, तो दूसरी मैडम जो यहाँ बैठी हुई है ये हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। विराज गुस्से में बोलते जा रहा था और इधर दरवाजे पर खड़ी वही मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक विराज की नजर वहां खड़ी उस मैडम पर गई। उन्हें अपने सामने देखकर विराज बौखला गया और अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो वो। बस रहने दीजिए मिस्टर विराज। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो ही जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। विराज को लगा कि शायद मैडम ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं 2 लाख के बजाय 3 लाख का चेक काट देता हूँ। जी नहीं, पैसों की तो कोई बात है ही नहीं। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने ना जाने कितने ज़रूरी काम टाले होंगे, कितनी ही रातें जागते हुए बिता दी होंगी, और आप उनके लिए यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते। ये सुनकर विराज की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गईं, तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी ये समस्या भी हल कर ही देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैम? लेकिन मिस्टर विराज, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की ये बात सुनकर विराज उन्हें हैरानी से देखने लगा, तो मैडम बोली, हाँ मिस्टर विराज, मैं आज ही आपकी माताजी का एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको वृद्धाश्रम में रामकिशन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, आपको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। ये सुनकर विराज हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 8 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक वो अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो उनसे मिलने ज़रूर आएगा। लेकिन मिस्टर विराज, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा ये छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो करना है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को एडमिशन दे दूंगी। ये बात सुनकर विराज ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है, वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे आपको उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम रोहित है। अब आप मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए मैडम उसे रामकिशन जी के कमरे में ले गई। रामकिशन जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। रामकिशन जी के दोस्त ने कहा, रामकृष्ण डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। तो कपकपाती आवाज में रामकिशन जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ही ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। ना जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। रामकिशन जी के दिल में छिपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रामकिशन, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा विराज रामकिशन जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम विराज को लेकर आई और रामकिशन जी के पास आकर बोली, बाबा बाबा, देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी रामकिशन जी ने धीरे से कहा, कौन आया है बेटी? तो मैडम बोली, देखिए बाबा, आपका पोता रोहित आया है। क्या मेरा रोहित आ गया? ये कहते हुए रामकिशन जी की आंखों में एक चमक आ गई।
हाँ बाबा, आपका पोता विदेश से खास आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा पोता आ गया? मुझसे मिलने इतने दिन तुझे मेरी याद तक नहीं आई क्या? कितना बड़ा हो गया है रे तू। विराज की ओर नजर डालते ही रामकिशन जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बैठाया और बोली, हाँ बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज उससे जी भर के बातें कर लीजिए। ये बोलकर मैडम कमरे से बाहर निकल गईं, तो विराज पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामकिशन जी बोले, वहाँ नहीं बेटी, यहाँ मेरे पास बैठो। विराज कुछ असहज सा महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आ गई, तो वो चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था रोहित बेटा कि एक न एक दिन तू जरूर आएगा, तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही अभी तक मैं जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है, और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते रामकिशन जी बीच में ही हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरे पापा के क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। ये बात सुनकर विराज कुछ बोल नहीं पाया, तो रामकिशन जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ, दादी जी सब लोग ठीक है। पता है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था, तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियाँ बांटी थी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ये कहते हुए रामकिशन जी ने पास ही पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई, जिसमें एक लड्डू रखा था। वो विराज को देते हुए बोले, बेटा ये लड्डू मैंने तेरे लिए रखा था। विराज ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया, तो रामकिशन जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो बोले, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा लड्डू खाने से मना करती थी। इसीलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान में जाकर लड्डू खाने की जिद करता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था, और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी थामा ही नहीं। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रामकिशन जी ने कहा, तो विराज बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ज़िंदगी में परेशानियां ही बहुत है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अपने काम को समय देने की कोशिश करूँ तो ज़िंदगी को समय नहीं दे पाता, और अगर रिश्तों पर ध्यान दूँ तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी है। हम काम के बोझ को रिश्ते समझते हैं और रिश्तों को बोझ। ये सुनकर विराज नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा, तो रामकिशन जी बोले, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तुम मुझसे मिलने आया तो सही। अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई? रामकिशन जी ने पूछा, तो विराज सोच विचार में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्रवधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा बेटा, कहते हुए अचानक रामकिशन जी की आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, बेटा तू मेरी एक बात मानेगा ना? हाँ दादाजी बताइए ना। बेटा तेरा पिता मुझे अकेले छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्ध अवस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक सज़ा से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाती। ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं, यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बहू पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कहने वाला कोई नहीं है। बेटा यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सुई की तरह चुभती हैं। अभी विराज और रामकिशन जी की बातें चल ही रही थी कि विराज का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी अपर्णा का फोन था, तो विराज बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले।
विराज ने रामकिशन जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट लांघ कर आगे बढ़ा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रामकिशन जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। विराज दौड़कर उनके पास गया, उन्हें हिलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस मृत व्यक्ति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर विराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और रामकिशन जी के बारे में बताया। काफी देर विराज उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फोन बजा। विराज ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी अपर्णा बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो तुम? माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना अपर्णा, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं। विराज आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अपर्णा उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ तो कल हो जाता। इसके लिए वहां रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहां छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हुए हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अपर्णा? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या हुआ विराज बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसीलिए बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वो खाने हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। बेटी की बात सुनकर राधा ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझसे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। जब भी आपके हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो आज भी खिलाओ ना माँ। विराज ने कहा तो राधा मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए विराज ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम नानी जी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपी छुपी खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास ही गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहाँ गलियों में ही घूमता रहा। नाना जी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे। मैंने दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वही बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती जा रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखाई दिया, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। हाँ बेटा, जिस बेटे को बचपन में 1 मिनट के लिए ओझल नहीं होने देती थी, अब उसी बेटे के बिना अकेले कैसे रहूंगी। सोच सोच कर ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को देखकर विराज की आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब से विराज की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वो सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे ज़रूरत महसूस हुई। बातें करते करते विराज अपनी माँ की गोद में सर रखकर वहीं सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से ये सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। राधा बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहला रही और थोड़ी देर बाद राधा भी अपने बेटे के सर पर सर रखकर वहीं सो गई। सुबह विराज की आंखें खुली तो हड़बड़ाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ। जल्दबाजी में वो अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो राधा बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना,
नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विराज वहां से तेजी से निकल गया और सीधा अपने बॉस के ऑफिस चला गया। परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों की बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसके आंखों के सामने आ रहे थे। रात को विराज जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो अपर्णा बोली, छोड़ आए माँ जी को वृद्धाश्रम? तो विराज ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अपर्णा बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर विराज हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए? खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। अपर्णा ने कहा तो विराज बोला, मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन विराज की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह होते ही विराज बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वो उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गया जहां एक दिन पहले वो अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही विराज अंदर गया तो सामने वही मैडम खड़ी थी जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर जाकर विराज यहाँ वहाँ देखने लगा। मैम, मेरी माताजी कहाँ है? प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तो मैम बोली, देखिए मिस्टर विराज, अभी तो आपकी माताजी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया? तो मैम ने कहा, मिस्टर विराज, आपकी माताजी वृद्धाश्रम की कुछ अन्य महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने आज निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए, अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना। उन्होंने इस उम्र में भी कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वो पूजा में व्यस्त है। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की ये बातें सुनते ही विराज की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। तभी उसके सामने से राधा हाथ में पूजा की थाली लिए आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही विराज माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर राधा को वही घटना याद आ गई जब उसका 7 साल का छोटा सा विराज राह भटक गया था और माँ को देखते ही मामा चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। राधा के पास पहुंचकर विराज दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे से ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर माँ। राधा के पैरों में गिरकर विराज रोए जा रहा था। तभी राधा ने कंधे से पकड़कर उसे ऊपर उठाया और आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी घर की शांति के लिए मजबूरी में कठिन फैसले लेना ही पड़ते हैं। तो विराज बोला, नहीं माँ, अब मैं कोई कठिन फैसला नहीं उठाऊंगा। अब मैं वापस तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर विराज, आप ऐसे नहीं ले जा सकते इन्हें। वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। तभी मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई और एक पेपर निकालकर विराज को साइन करने के लिए दे दिया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर विराज हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक नहीं आई क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर विराज, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। वो सब झूठ था और वो झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि एक दिन आप यहाँ पर रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वो लोग खुश नसीब होते हैं जो इस मौके को जाया नहीं करते। मिस्टर विराज, माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में ये उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसा जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है तो सिर्फ
अपने बच्चों की थोड़े से प्यार की, उनके साथ की, और जब उन्हें ये मिल जाता है तो उनकी ये अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। ये बात सुनकर विराज आंखों में आंसू लिए हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैम को धन्यवाद कहकर विराज अपनी माँ को लेकर जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकला तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आ जाए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आ जाए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। इधर जैसे ही राधा अपने बेटे विराज के साथ गाड़ी में बैठी तभी विराज के पास फोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुम होगी फोन उठाते ही नहीं हो। उसकी पत्नी अपर्णा ने कहा तो विराज बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता रही हूँ, विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूंगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आ जाओ। बिल्कुल नहीं अपर्णा, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। अपर्णा बोलते ही जा रही थी तो विराज बोला। ये कहते हुए विराज ने फोन काट दिया। तभी राधा बोली, बेटा मैं तो अब कितने दिन की साथी हूँ, वृद्धाश्रम में पड़ी रहती। मेरे कारण तुम अपने घर में कलेश पैदा मत करो बेटा। नहीं माँ, अब मैंने ठान लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राधा को लेकर विराज जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अपर्णा राधा को देखते हुए आग बबूला हो गई और बोली, ठीक है अब तुम भी अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहो, मैं तो चली अपने माँ बाप के पास विदेश। हाँ ठीक है अपर्णा, तुम जा सकती हो। जब तुम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती तो मैं भी मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। सोच कर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम वृद्धाश्रम में देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? विराज ने कहा तो अपर्णा गुस्से में बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो विराज? मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में भला क्यों जाएंगे? मेरे भाई भाभी बहुत सेवा करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ पढ़ना, वही मैं तुझे बोल रहा हूँ। जब तुम्हारे भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर सकते हैं तो मेरी माँ की सेवा मैं क्यों नहीं कर सकता? पिता को मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो मुझे भी मेरी माँ की चिंता है। मेरी माँ के पास तो मेरे पिता भी नहीं है। पता है तुझे, पूरी दुनिया से अकेली लड़कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। और आज तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़कर विदेश चला जाऊं? कहते कहते विराज फूट फूट कर रोने लगा तो अपर्णा की भी आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए विराज से कहा, मुझे माफ कर दो विराज, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, आपके और माँ जी के पास ही रहना है। ये कहते कहते अपर्णा भी फूट फूट कर रोने लगी तो बेटे और बहू को रोते देखकर राधा ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को अपने गले लगा लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। उफ, ये कौन है? सुबह सुबह नींद खराब कर रहा है। लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे देखो इन दोनों को, फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। चैन से सोने ही नहीं देते। चलो आज जाकर इनका भजन हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। अरे आप दोनों सुबह सुबह, लगता है आज आप दोनों जल्दी उठ गई। यह तो बहुत अच्छी बात है। यह लीजिए प्रसाद। अपना प्रसाद अपने पास रखो। और हम उठे नहीं हैं, तुम्हारी वजह से हमें उठना पड़ा है। कितनी बार कहा है कि अपना भजन कहीं और जाकर गाया करो, यहाँ नहीं। तुम्हारे इस भजन के चक्कर में रोज हमारी नींद खराब होती है। मोनिका, रिया, सुबह सुबह भगवान की पूजा करने से दिल और दिमाग को शांति मिलती है और हमारा सारा दिन अच्छे से गुजरता है। अपना ये मेलो ड्रामा ना बंद करो, समझी? अगर कल से तुम दोनों का ये भजन हमारी नींद में इंटरप्ट करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड?
इतना कहकर मोनिका और रिया वहां से चली जाती हैं और जाकर सो जाती है। लता अपनी 3 बहुओं राधा, रिया और मोनिका के साथ रहती थीं, जहां राधा काफी संस्कारी होती हैं। वहीं मोनिका और रिया बहुत मॉडर्न होती हैं, जिसके चलते वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हैं। क्या हुआ माँ जी, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? हमें किटी पार्टी में जाना था, हम लेट हो रहे हैं। एक दिन तुम दोनों किटी पार्टी में नहीं जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अगले हफ्ते छठ पूजा है और इस बार तुम तीनों को यह छठ पूजा का व्रत रखना है। क्या छठ पूजा? माँ जी, मैंने छठ पूजा के बारे में काफी सुना है। हमारे गांव में भी सभी औरतें अपने परिवार की सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखती थीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं भी इस बार छठ मैया का व्रत रखें। सॉरी माँ जी, लेकिन आपकी यह ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम दोनों तो यह व्रत नहीं रखेंगे। हम ऐसी बकवास चीजों में जरा भी नहीं मानते और ना ही ऐसी चीजों के लिए हमारे पास टाइम है। रिया, मोनिका, तुम दोनों के कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। हमारे घर की सभी बहुएं यह व्रत रखती हैं तो तुम दोनों को भी यह व्रत रखना होगा और इस घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ तो मेरा यह फैसला तुम दोनों को मानना ही होगा। लेकिन माँ जी, लता रिया और मोनिका की एक नहीं सुनती, जिसके चलते रिया मोनिका को व्रत रखना पड़ता है। ऐसे ही दिन गुजरते और छठ पूजा आ जाती है। आज से आने वाले 4 दिनों के अंदर छठ पूजा का त्योहार है। मैंने तुम तीनों को जो भी चीज बताई है उनका खास ध्यान रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। लता के जाते ही मुझे तो बहुत भूख लग रही है। जल्दी से बाहर से ऑर्डर करके पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक मंगा लो। अरे, ये आप दोनों क्या कर रही है? छठ पूजा के त्योहार के इन तीनों दिनों प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। चुप करो तुम, बड़ी आई हमें बताने वाली। रिया मोनिका राधा की एक नहीं सुनती और प्याज लहसुन का खाना मंगवाकर खाने लगती है। मुझे तो काफी नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं। रिया, मोनिका, छठ पूजा के व्रत में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो यह व्रत रखते हैं उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता है। क्या? जमीन पर? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हम जमीन पर सोकर अपनी कमर क्यों दर्द करें? पूजा का व्रत रखने की यही प्रक्रिया होती है। अगर हम किसी प्रक्रिया को तोड़ते हैं तो छठ मैया हमसे नाराज हो जाएंगी। होती है तो होने दो, वैसे भी हम इन चीजों में जरा भी विश्वास नहीं रखते। चलो अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ और हमें सोने दो। राधा के समझाने पर भी रिया और मोनिका अपने अपने बेड पर ही सोती हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और तीसरे दिन मैंने तो अपना प्रसाद बना लिया है, लेकिन मोनिका, रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ना जाने इन दोनों ने अपना प्रसाद बनाया भी है या नहीं। चलो चल के देखते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कैसे हलवाई हो? तुम लोगों के हाथों में जान नहीं है क्या, जो इतना धीरे धीरे प्रसाद बना रहे हो? मोनिका, रिया, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम प्रसाद बनवा रहे हैं। लेकिन ये प्रसाद तुम लोग बनवा क्यों रहे हो? ये प्रसाद वही बनाता है जो छठ मैया का व्रत रखता है, और व्रत तुम दोनों ने रखा है, ना कि इन हलवाइयाँ ने। तुम क्या चाहते हो? हम इतनी गर्मी में खड़े होकर अपना पसीना बहाकर प्रसाद बनाएं? यह हमसे ना हो पाएगा। रिया, मोनिका, अपनी गलतियों को देखो। तुम दोनों इस व्रत में बहुत सारी गलतियां कर रही हो, वो भी जानबूझकर। अगर तुम दोनों ऐसी ही गलतियां करोगी तो तुम्हारा व्रत रखने का क्या फायदा? तुम्हारे ज्ञान की ना हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से अपना छठ पूजा का व्रत रखो और हम अपने तरीके से छठ पूजा का व्रत रखेंगे। राधा मोनिका रिया के सामने हार मान चुकी थी, इसलिए अब वह उन्हें कुछ नहीं कहती। चौथे दिन लता अपनी तीनों बहुओं के साथ नदी किनारे जाती है, जहां लता और उसकी दोनों संस्कारी बहुएं और सारी औरतें साड़ी पहनकर नदी में खड़ी होती हैं। वहीं रिया और मोनिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर पानी के अंदर जाती हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या पिक्चर की हीरोइन है जो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूजा करने के लिए आ गई? अरे ओ महारानियां, कम से कम आज के दिन तो साड़ी पहन लेती। घर में तो तुम दोनों छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर से उधर मटकती फिरती हो, लेकिन यहाँ भी तुम दोनों छोटे कपड़े पहनने से बाज नहीं आई। माँ जी, आजकल का लेटेस्ट फैशन है। आजकल की सभी लड़कियां यही ड्रेस पहनती हैं। मैं तो कह रही हूँ आप भी ऐसे छोटे ड्रेस पहनना शुरू कर दो। कब तक अपनी बॉडी पर ये लंबा सा कपड़ा लपेट कर घूमती रहोगी? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या?
तुम अपना मुंह बंद ही रखो। आईने में जाकर तुम अपनी शक्ल देखो। जो अपनी नाक से सर तक इतना लंबा सिंदूर लगा रखा है, देखने से ही कितना अजीब लग रहा है। तुम किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो। इतना लंबा सिंदूर औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिससे हमारे पतियों की आयु लंबी होती है। आई डोंट केयर अबाउट दिस। रिया का ऐसा जवाब सुन राधा वहां से चली जाती है और अपनी अपनी छठ पूजा करने लगती है कि तभी नदी का बहाव अचानक से तेज होने लगता है, जिससे नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती और उस लहर में रिया और मोनिका दोनों नदी के अंदर डूबने लगते हैं। बचाओ, हमें तैरना नहीं आता। माँ जी, हमें बचाओ, मदद करो हमारी, हम डूब रहे हैं। कोई मदद करो मेरी बहू की, उन्हें तैरना नहीं आता, कोई तो बचाओ उन्हें। हे छठ मैया, अपना चमत्कार दिखाओ और मेरी दोनों बहुओं को डूबने से बचा लो। लता इतना कह ही रही होती है कि तभी नदी में 2 आदमी आते हैं और उन्हें बचाकर बाहर लेकर आते हैं। रिया, मोनिका, होश में आओ। ये दोनों होश में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। नदी में डूबने की वजह से लगता है इनके शरीर में पानी भर गया है और यह बेहोश हो गई है। आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाइए, यह जल्दी ही होश में आ जाएंगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। अरे यह तो हमारा फर्ज था। जिस पर छठी मैया की कृपा हो उसका कुछ बुरा नहीं हो सकता। लता और राधा रिया और मोनिका को अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद उन दोनों को होश आ जाता है। हम दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो नदी के अंदर डूब रहे थे। यह तो छठी मैया की कृपा है जो तुम दोनों डूबने से बच गई। भला हो उन दोनों आदमियों का न जाने कहां से प्रकट हुए और तुम दोनों को बचा लिया, वरना इतनी गहरी नदी में डूबकर तो आज तक कोई नहीं बचा। हम आप सभी लोगों से माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। आज हमें विश्वास हो गया कि छठी मैया की कृपा से ही हम दोनों जिंदा हैं। हम दोनों ने उनका व्रत रखने में काफी गलतियां की थी, जिसके चलते हमें हमारे की सजा मिली, लेकिन उनकी वजह से आज हम दोनों जिंदा हैं। हे छठी मैया, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर देना। अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता देख लता बहुत खुश होती है, जिसके बाद लता की तीनों बहुएं पूरे विधि विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं। राधा देवी के 2 बेटे थे, किशन और श्याम। किशन गांव में ही रहता था, जबकि श्याम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में रहता था। छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। किशन ने अपने भाई श्याम को फोन मिलाया। अरे कैसा है श्याम? सीमा और बच्चे कैसे हैं? ठीक हूं भैया। बस आजकल तो कारखाने की छुट्टियां चल रही है। अब तो छठ पूजा के बाद ही कारखाना खुलेगा। दिवाली के त्योहार के कारण कामकाज इतना था नहीं। और आप बताओ, माँ कैसी है? भाभी, बच्चे? सब बढ़िया। माँ को मत बताना कि मैंने फोन किया है। माँ का बहुत मन था कि इस बार सीमा गांव में ही छठ पूजा का व्रत करे। बहुत समय भी हो गया सबसे मिले। एक काम कर, तू इस बार छठ पूजा पर गांव ही आ जा। माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है भैया, अब तुमने कहा है तो मेरा भी मन गांव आने को कर रहा है। मैं सीमा से बात करता हूं और माँ को सरप्राइज दे दूंगा। ये ठीक रहेगा। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं माँ को कुछ नहीं कहूंगा। तू अपने आप आना, माँ तुम्हें अचानक देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। और फिर श्याम ने पत्नी और बच्चों के साथ छठ पर्व पर गांव जाने का प्रोग्राम बना लिया। जब वो लोग अचानक से पहुंचे तो राधा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिर बेटा, बहू, पोता, पोती बहुत दिनों बाद जो मिल रहे थे। बस भाभी, बैंगन का चोखा इतना स्वादिष्ट बना है ना कि आनंद आ गया। कुछ भी कहो भाभी, गांव की सब्जी और फलों में अलग ही बात है। हमारे शहर में इतना स्वादिष्ट बैंगन का चोखा मैं बना ही नहीं पाती, जितनी मर्जी कोशिश कर लूं। यहाँ के मसाले में, सब्जियों में अलग ही खुशबू है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। वो कभी कभी जब हम अपने हाथों का खाकर उब जाते हैं ना, तो हमें दूसरों के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। इसी बात पर एक रोटी और ले लो। तुम लोगों ने अचानक से आकर जो मुझे खुशी दी है ना बेटा, मैं बता नहीं सकती। दादी, मुझे गांव घूमना है। दादी, मुझे भी गांव घूमना है। अरे बच्चों, चिंता मत करो, छठ पूजा पर हम पूरा गांव घूमेंगे। नदी घाट पर जाएंगे, वहाँ मेला लगता है, खूब घूमेंगे। चलो मुन्नी बिट्टू, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ। चलो, बच्चे तो खेलने में मस्त हो गए। अच्छा माँ, बता दो छठ पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना है। मैं और श्याम बाजार जा रहे हैं तो लेते आएंगे। राधा बहू, तुम बता दो एक बार क्या क्या लाना है,
और सीमा बहू भी सब कुछ देख लेगी कि गांव में छठ पूजा कैसे होती है। हर साल तो शहर में ही होती है ये, इसलिए छठ पूजा इस बार गांव की भी देखो बहू। जी माम। छठ पूजा के लिए सारा सामान आ जाता है। सीमा हैरान रह जाती है कि शहर में तो ज्यादातर सामान बना बना ही मंगवाया जाता था, पर यहाँ पर तो पूरे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा के लिए एक एक चीज घर पर बनाई जा रही थी। देखो सीमा, चना दाल कद्दू की सब्जी, ठेकुआ, चावल का भात, खीर सब कुछ घर पर बनेगा। माँ ये बांस के सूप टोकरी फल भी ले आए हैं। क्या हुआ सीमा, क्या देख रही हो? यही सोच रही हूँ कि यहाँ तो मुझे कितना कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है, पर शहर में तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी, मन ही नहीं लगता था। 3 दिन अकेले बहुत बोर हो जाती थी। कुछ भी कहो, त्योहार अपनों के साथ मिलकर जो खुशी देते हैं ना, वह खुशी अकेले नहीं मिलती। अपनी सास और जेठानी से सीमा को इतना प्यार मिलता है कि वह खुशी से भावुक हो जाती है। 3 दिन तक सीमा सबके साथ छठ पूजा के व्रत को नियम से करती रही। सुबह शाम भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए वो लोग नदी घाट पर जाते थे। व्रत के आखिरी दिन जब सब लोग सुबह के समय घाट पर पहुंचे तो सूर्य उगने की प्रतीक्षा करने लगे। पहले जब हम व्रत रखा करते थे ना बहू, तो मेरी जेठानी देवरानी पड़ोसन सब हम मिलकर छठ पूजा के लिए 3 बजे घाट पर आकर बैठ जाते थे। लंबी लाइन लगती थी उस समय। मां जी, आपको फिर भूख प्यास बहुत लगती होगी जब आप छठ पूजा का व्रत करते थे। नहीं बहू, पता ही नहीं चलता था। 3 दिन तैयार होना, श्रृंगार करना, भजन कीर्तन करना, दिन ऐसे ही बीत जाते थे कि भूख प्यास ही नहीं रहती थी। अच्छा, बहू बेटे शहर से आए हैं इस बार छठ मनाने के लिए। हाँ शांति बहन, बहू बेटे कहाँ हैं तुम्हारे? अरे घाट के दूसरी तरफ पूजा कर रहे हैं। मेरे से इतना चला नहीं जाता तो थक कर यहीं बैठ गई। कब आए ये लोग? नमस्ते चाची जी, हम लोग परसों आए थे। बच्चों ने कहा कि माँ चलो तुम भी घाट पर, तो साथ आ गई। बस सूर्य देवता का इंतजार हो रहा है, वह दर्शन दे तो बहुएं पूजा कर लेंगी। हाँ, बहू भी वही इंतजार कर रही है। भीड़ भी बहुत है। चलो अच्छा है, हर बार शहर की छठ पूजा देखते हो, इस बार गांव की देख रही हो। सब लोग बातें करते रहे। सीमा को, बच्चों को गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, पर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं। सब लोग वहीं खड़े रहे, कोई भी अपनी जगह से नहीं हटा। देखा सीमा, अगर शहर में ऐसा आंधी तूफान होता तो अब तक सब लोग पीछे हट गए होते। गांव में यही तो है, अगर पूजा करनी है तो पूरे विश्वास के साथ करनी है। कोई भी नहीं घबराता इस आंधी तूफान से, क्योंकि यहाँ के लोगों को ऐसे मौसम को झेलने की आदत होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सचमुच विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है। थोड़ी देर बाद मौसम ठीक हो जाता है। सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सीमा अपनी जेठानी राधा के साथ पूजा के लिए सामान निकाल रही थी। अचानक उसने देखा कि सब बच्चे तो हैं, पर बिट्टू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग घबरा जाते हैं। सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। सुनो जी, बिट्टू कहाँ चला गया? घबराओ नहीं बहू, यह गांव है। यहाँ अगर कोई बच्चा खो जाता है तो कहीं नहीं जाता, किसी ना किसी को मिलेगा तो वह ले आएगा। धैर्य रखो, छठी मैया से और सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बिट्टू हमें मिल जाए। श्याम तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। जरूर वो झूले के पास गया होगा। सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। सीमा और राधा भगवान, सूर्य और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं। तभी 2 आदमी बिट्टू को लेकर आ जाते हैं। किशन और श्याम भी तब तक आ चुके थे। सब लोग बिट्टू को देखकर खुश हो जाते हैं। सीमा एकदम से बिट्टू को गोदी में ले लेती है। घबराइए नहीं बहन जी, बच्चे ने हमें बताया कि ये राधा जी का पोता है, तो हम लोग पहचान गए। हमें पता था आप लोग घाट पर ही होंगे। अरे किशोर, रघु, तुम दोनों? बिट्टू तुम्हें कहाँ मिला? रघु ने और मैंने मिलकर इस बार मेले में झूला लगाया। बिट्टू हमें झूला झुलाने के लिए कह रहा था और आसपास उसके माता पिता को देखा नहीं, तो हमें चिंता हुई। इसने अपनी दादी का नाम राधा देवी बोला और अपने ताऊजी का नाम किशन बोला, तो हम पहचान गए कि ये आपके घर का ही लड़का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। किशोर, रघु, तुम दोनों ने सचमुच आज हमारे घर के लिए जो किया है वह तारीफ के काबिल है। माताजी, ये तो हमारा फर्ज था, और छठ मैया और भगवान सूर्य के होते हुए बिट्टू को कैसे कुछ हो सकता।
यहाँ पर सब छठ पूजा के लिए आए हैं, इसलिए सबकी सुरक्षा रखना हमारा फर्ज है। अच्छा माताजी, अब हम चलते हैं। गांव वालों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर सीमा हैरान रह जाती है। बिट्टू सही सलामत मिल गया। वह छठ मैया और भगवान सूर्य को धन्यवाद कहती है। भगवान सूर्य और छठ मैया के आशीर्वाद से छठ पूजा बहुत धूमधाम से संपन्न होती है। उसके बाद खुशी खुशी कुछ दिन अपने परिवार के साथ गांव में रहकर सीमा और श्याम शहर लौटते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।